हाय एवरीवन, सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को हल करना सीख गए तो मेरा ये दावा है कि आप किसी भी क्वेश्चन का सवाल हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो यूपीएससी का होगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस का होगा। ठीक। प्रश्न है, आंगुलिक हस्ताक्षर क्या है, क्या होता है, उसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है, आंगुलिक हस्ताक्षर की प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताएं बताइए। 100 शब्दों में हमें इसको लिखना, क्योंकि ये 5 अंक का क्वेश्चन है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। आंगुलिक हस्ताक्षर एक क्रिप्टोग्राफिक उपकरण है जिसका उपयोग डिजिटल संदेशों या दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यह हस्तलिखित हस्ताक्षर की तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें सुरक्षा के अतिरिक्त चरण होते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आंगुलिक हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण। आंगुलिक हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण का अर्थ है हस्ताक्षरकर्ता की पहचान और हस्ताक्षरित दस्तावेज की सत्यनिष्ठा की पुष्टि करना। यदि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है तो आंगुलिक हस्ताक्षर को प्रमाणिक माना जाता है। अब हम आंगुलिक हस्ताक्षर की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1 है प्रमाणीकरण के आधार पर। आंगुलिक हस्ताक्षर संदेशों या दस्तावेजों के स्रोत को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के लिए, आंगुलिक हस्ताक्षर वाला एक ईमेल प्राप्तकर्ता को प्रेषक की पहचान सुनिश्चित करता है। दूसरा है सत्यनिष्ठा। अब हम सत्यनिष्ठा के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देंगे। तीसरा है गैर अस्वीकृति। चौथा है प्रमाणीकरण। अब कुछ उदाहरण अब हम देते हैं। नंबर 1 है आयकर बीओडी। भारत में करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए डिजिटल आयकर बीओडी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जो प्रमाणिकता और गैर अस्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा है जीएसटी पोर्टल। व्यवसाय वस्तु एवं सेवा कर भरने के लिए आंगुलिक हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं, जो दाखिल दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल दुनिया में विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने में आंगुलिक हस्ताक्षर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे भारत विभिन्न सेवाओं को डिजिटल कर रहा है, सुरक्षित और सत्यापन योग्य लेन देन के लिए आंगुलिक हस्ताक्षर तेज़ी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यह इस डिजिटल युग में गोपनीयता, डेटा सत्यानिष्ठा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आयामी 3D मुद्रण तकनीक किस प्रकार कार्य करती है? इस तकनीक की लाभ हानियाँ सूचीबद्ध कीजिए। 100 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। 3D मुद्रण तकनीक या योज्य निर्माण प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल फाइल से त्रि-आयामी प्रारूप का निर्माण करती है। यह तब तक किसी सामग्री की क्रमिक परतें बिछाकर कार्य करती हैं जब तक कि इच्छित वस्तु पूरी तरह से न बन जाए। अब मुख्य भाग देखते हैं। 3D मुद्रण तकनीक का कार्य। नंबर 1 डिजाइनिंग। यह प्रक्रिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 3D प्रारूपण को डिजाइन करने से शुरू होती है। दूसरा है स्लाइसिंग। 3D मॉडल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सैकड़ों या हजारों क्षैतिज परतों में काटा जाता है। अब हम 3D मुद्रण तकनीकी के लाभ के बारे में समझेंगे। नंबर 1 है अनुकूलन। यह डिजाइनों के आसान अनुकूलन की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, भारत में कृत्रिम अंग बनाने के लिए
3D मुद्रण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है कम अपशिष्ट। तीसरा है गति। 3D मुद्रण तकनीक के अब नुकसान के बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, सीमित सामग्री। लगातार विकास के बावजूद 3D मुद्रण तकनीकी में अभी भी खासकर पारंपरिक विनिर्माण विधियों की तुलना में उपलब्ध सामग्री सीमित है जिनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है आकार की सीमाएं। वर्तमान 3D प्रिंटरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आकार की सीमाएं हैं। तीसरा है गुणवत्ता। अब हम कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। स्वास्थ्य देखरेख। भारत में 3D मुद्रण तकनीक का उपयोग लागत प्रभावी और अनुकूलित कृत्रिम अंग बनाने के लिए किया जाता है, जिससे रोगी देखरेख के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। दूसरा निर्माण। भारत में घरों के 3D मुद्रण की दिशा में प्रयास किए गए हैं, जो तेज और किफ़ायती निर्माण की संभावनाएं उत्पन्न करता है। अब निष्कर्ष। जबकि 3D मुद्रण तकनीक एक नवीन तकनीक है जो कई लाभ प्रदान करती है, इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती जा रही है और अधिक सुलभ होती जा रही है, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित अनुप्रयोग भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। अब हम प्रश्न 17 देखते हैं। FRP मिश्रित पदार्थ क्या होता है, उनका उत्पादन कैसे होता है, विमानन और कार उद्योग में उनके उपयोग की विवेचना कीजिए। भूमिका। फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर मिश्रित पदार्थ दो अलग अलग घटकों से बने पदार्थ हैं। एक मैट्रिक्स आमतौर पर एपॉक्सी पॉलिएस्टर, दूसरा या नायलॉन जैसा प्लास्टिक, और एक मजबूत रेशेदार सामग्री जैसे कांच या कार्बन फाइबर, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर यांत्रिक गुणों वाली एक हल्की, मजबूत और टिकाऊ सामग्री का निर्माण होता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। FRP मिश्रित पदार्थ का विनिर्माण। नंबर 1 है सांचे में ढालना। वांछित आकार का एक सांचा तैयार किया जाता है और उसमें ढाला जाता है। दूसरा है रेशों को बिछाना। रेशों को सांचे में बिछाया जाता है। ये एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक या यादृच्छिक तरीके से बिछे हो सकते हैं। हम तीसरा मैट्रिक्स जोड़ना। इसके बाद मैट्रिक्स सामग्री जोड़ी जाती है, जिससे हैंड ले अप, स्प्रे अप, पल्टूजन, फिलामेंट बाइंडिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। अब चौथा उपचार। तत्पश्चात मिश्रण को उपचारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो सख्त होकर अपने तैयार रूप में आ जाता है। अब हम विमानन और ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग के बारे में समझेंगे। नंबर 1 है विमानन। उच्च शक्ति से भार अनुपात के कारण FRP मिश्रित पदार्थों का उपयोग विमानन उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनका उपयोग विमान के ढांचे, आंतरिक पुर्जों और कई हिस्सों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर वजन के हिसाब से 50% FRP मिश्रित पदार्थ से बना है। दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोटिव उद्योग में FRP कंपोजिट का उपयोग हल्के वाहन घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग बॉडी पैनल, आंतरिक पुर्जी और संरचनात्मक हिस्सों में किया जाता है। उदाहरण के लिए उच्च क्षमता वाली कारों में प्रायः कार्बन फाइबर से निर्मित कलपुर्जे प्रयुक्त होते हैं। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर मिश्रित पदार्थों का अपनी अद्वितीय विशेषताओं के साथ उन उद्योगों में व्यापक उपयोग किया जाता है जहां मजबूती, स्थायित्व और कम भार महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत विमानन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर मिश्रित पदार्थों की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है, जो कुशल और उच्च क्षमता वाले उत्पादों के निर्माण में योगदान करेगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? अब हम इसके बारे में समझते हैं। भूमिका: जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजनाएं वह होती हैं जिनमें नदी का प्रवाह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है, न कि हिमनदों या अस्थायी जल स्रोतों पर। ऐसी परियोजनाएं प्रायः रन ऑफ द रिवर मॉडल पर आधारित होती हैं। अब हम मुख्य विशेषता पर चलते हैं। नंबर 1, नदी का प्रवाह मौसमी होता है। वर्षा के समय अधिक और शुष्क मौसम में कम प्रवाह होता है। दूसरा है, बड़े जलाशय का अभाव होता है, सीमित भंडारण क्षमता होती है। तीसरा है, पर्यावरणीय प्रभाव की अपेक्षाकृत कम। अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से अब हम भिन्नता को देखते हैं। नंबर 1, जल स्रोत के आधार पर। जल वृष्टि पोषित केवल वर्षा आधारित है। अन्य परियोजनाएं हिमनद, झील या बहुवर्षीय स्रोतों पर निर्भर हैं। दूसरा, अब हम भंडारण क्षमता के आधार पर देखते हैं। वृष्टि पोषित न्यून या शून्य भंडारण होता है। परंपरागत बड़े बांध व विशाल जलाशय होते हैं। ऊर्जा उत्पादन की स्थिरता के बारे में हम समझते हैं। वृष्टि पोषित मौसमी उतार चढ़ाव, उत्पादन अनिश्चित होता है। अन्य अपेक्षाकृत स्थिर और नियंत्रित उत्पादन होता है। अब हम पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में समझते हैं। वृष्टि पोषित विस्थापन व पारिस्थितिक क्षति कम होती है। अन्य बड़े पैमाने पर भूमि डूबी क्षेत्र जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। अब हम पांचवा, लागत व निर्माण समय। वृष्टि पोषित कम लागत शीघ्र निर्माण, अन्य अधिक लागत और लंबा निर्माण काल होता है। अब हम सकारात्मक पहलू के बारे में समझेंगे। नंबर 1, पर्यावरण अनुकूल एवं कम विस्थापन, कम पूंजी निवेश और शीघ्र कार्यान्वयन। तीसरा है, स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। अब हम नकारात्मक पहलू के बारे में समझते हैं। वर्षा पर निर्भरता के कारण उत्पादन अस्थिर होता है। सूखे या जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभाविता होती है। बेस लोड बिजली आपूर्ति में सीमित भूमिका होती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जल वृष्टि पोषित जल विद्युत परियोजनाएं सतत विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनकी मौसमी प्रकृति के कारण इन्हें अन्य अस्थायी स्रोतों के साथ समन्वित कर ऊर्जा मिश्रण में शामिल करना आवश्यक है। अब हम प्रश्न 18 देखते हैं। आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए सुविधा व जोखिम मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है? प्रशासक के रूप में आप आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे? 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। आपदा पूर्व प्रबंधन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में सुविधा व जोखिम मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आपदाओं के संभावित प्रभावों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। समुदायों, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र की सुविधाओं का मूल्यांकन करके और संबंधित जोखिमों का आकलन करके प्रशासक प्रभावी ढंग से संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं और लक्षित रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आपदा पूर्व प्रबंधन में सुविधा और जोखिम मूल्यांकन का महत्व। नंबर 1, तैयारी को उन्नत करना। सुविधा और जोखिम मूल्यांकन प्रशासकों को सूचित करते हैं, तैयारी में सहायता करते हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और जनसंख्या की पहचान करने से अनुकूलित योजना, संसाधन आवंटन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी मार्ग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण में सहायता मिलती है। दूसरा है संसाधन आवंटन। सुविधा और जोखिम मूल्यांकन संसाधन आवंटन को अनुकूलित करते हैं। यह
प्रशासकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सुविधाओं और जोखिमों के आधार पर संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने, सुवेद क्षेत्रों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करने और जोखिम की गंभीरता के अनुसार संसाधनों का नियोजन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तीसरा है सामुदायिक जुड़ाव। प्रभावी सुविधेयता और जोखिम मूल्यांकन में सामुदायिक जुड़ाव शामिल है। चौथा है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। सुविधेयता और जोखिम मूल्यांकन कुशल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। पांचवा है बुनियादी ढांचा और जीवन रेखा प्रणाली। सुविधेयता और जोखिम मूल्यांकन प्रशासकों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने में सहायता करता है। अब हम निष्कर्ष के बारे में समझते हैं। सुविधेयता और जोखिम मूल्यांकन एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली की नींव बनाते हैं। प्रशासक के रूप में ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सुविधेयता और जोखिम मूल्यांकन करना, अंतर एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को लागू करना, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करना, सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करना और क्षमता निर्माण पहल को प्राथमिकता देना शामिल है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं के अवधारणा की विवेचना कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। उचित प्राधिकरण सहमति या परमिट के बिना क्षेत्रों से खनिजों और संसाधनों का निष्कर्षण अवैध खनन है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके पर्यावरण और समाज दोनों के लिए कई नकारात्मक परिणाम हैं। भारत में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है और इसके कारण वनों, भूमि और जल संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है। साथ ही देशज स्थानीय समुदायों का विस्थापन भी हुआ है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अवैध खनन के परिणाम। नंबर 1, पर्यावरण निम्नीकरण। अवैध खनन गतिविधियां जल, वायु और मृदा को प्रदूषित करके पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचाती हैं। अब हम स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में समझते हैं। अवैध खनन से श्रमिक पारा और सीसा जैसे खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अवैध खनन गतिविधियां समुदायों के उनके घरों और भूमि से विस्थापन का कारण बन सकती हैं। अवैध खनन के मुद्दे पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कोयला खनन क्षेत्र के लिए हाँ या नहीं की अवधारणा प्रस्तुत की है। इन क्षेत्रों को क्षेत्र की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और औद्योगिक विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, हाँ की अवधारणा। गो जोन। ये वह क्षेत्र हैं जहां सख्त पर्यावरणीय नियमों और दिशा निर्देशों के अधीन कोयला खनन किया जा सकता है। हाँ की अवधारणा को आगे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी का क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से सर्वाधिक संवेदनशील है और खनन गतिविधियों की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है। श्रेणी खा क्षेत्र पर पारिस्थितिक रूप से कम संवेदनशील है और खनन गतिविधियां उचित सावधानियों और नियमों के साथ की जा सकती हैं। दूसरा, नहीं की अवधारणा। नो गो जोन। ये वह क्षेत्र हैं जहां उच्च पारिस्थितिक संवेदनशीलता के कारण कोयला खनन की अनुमति नहीं है। इन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं जो नो जोन के अंतर्गत आते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला खनन गतिविधियां पर्यावरणीय रूप से सतत तरीके से की जाएं, हाँ और नहीं की अवधारणा लागू की गई है। यह संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों को खनन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने में मदद करता है और जैव विविधता के
संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की हाँ और नहीं की अवधारणा अवैध खनन के हानिकारक प्रभावों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जो खनन के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जिन्हें उनके पारिस्थितिक और सामाजिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों को लागू करके सरकार सतत खनन पद्धतियों को सुनिश्चित कर सकती है जो पर्यावरण का संरक्षण करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण करती हैं और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान है? 200 शब्दों में हमें 10 अंक में इसका उत्तर देना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। जल जीवन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका सतत प्रबंधन आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 का लक्ष्य भारत में जल संसाधनों का न्याय संगत और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। भारत की एक व्यापक राष्ट्रीय जल नीति है जो जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। नदियों का प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन गंभीर चुनौतियां बनी हुई है। नंबर 1, यह नीति जल को एक सीमित और सुवेद संसाधन के रूप में चिन्हित करती है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। दूसरा है, यह जल संसाधनों के प्रबंधन में समुदाय की भूमिका और भागीदारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देती है, जैसे महाराष्ट्र में आदर्श गांव योजना। तीसरा, यह नीति भूमि उपयोग योजना, सिंचाई और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के साथ जल संसाधन प्रबंधन के एकीकरण की वकालत करती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जल युक्त सीवर कार्यक्रम। चौथा है, यह जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जल दक्ष पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करता है, जैसे जम्मू कश्मीर का कंडी क्षेत्र। गंगा नदी के उदाहरण का उपयोग करके भारत में नदी जल प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए रणनीतियाँ आगे की। नंबर 1, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और निगरानी। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में पहला कदम प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना है। दूसरा है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का कार्यान्वयन करना, कानूनों और विनियमों को लागू करना, सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन करना, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। गंगा नदी और अन्य जल निकायों के प्रदूषण के लिए भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें सख्त विनियम, प्रभावी निगरानी, सार्वजनिक भागीदारी और नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हों। खतरनाक अपशिष्ट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उद्योग, सरकार और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास की भी आवश्यकता है। इन उपायों को लागू करके भारत अपने जल संसाधनों का संरक्षण कर सकता है, सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है और अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब हम भूमिका पर चलते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित आय को कानूनी दिखाने की प्रक्रिया भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है, वित्तीय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करती है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 5% या वर्तमान अमेरिकी डॉलर में 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन है। हालांकि इन लेन देन की गुप्त प्रकृति के कारण भारत विशिष्ट डेटा को सटीक रूप से मापना मुश्किल है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों से समस्या की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का महत्व। नंबर 1, आर्थिक प्रभाव। मनी लॉन्ड्रिंग बाजार तंत्र को विकृत कर सकती है, अस्थिरता बढ़ा सकती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। शोधित किया गया धन अक्सर आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों जैसी अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। तीसरा है शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार। मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है, शासन को कमज़ोर कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर सकती हैं। चौथा है सामाजिक प्रभाव। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन का संचय सामाजिक असमानता को बढ़ा सकता है और समाज के कमज़ोर वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम क्या क्या उठाए जाने चाहिए। नंबर 1, नियामक ढांचे का सशक्तिकरण। दूसरा है निगरानी और खुफिया जानकारी बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना। 2022-24 के लिए FATF की रणनीतिक प्राथमिकताएं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व, पारदर्शिता को बढ़ाना, डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना, टिकाऊ वित्त पोषण सुनिश्चित करना आदि। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि मनी लॉन्ड्रिंग भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है, मजबूत कानून, कुशल निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय पारदर्शिता का संयोजन इस खतरे को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं। 200 शब्दों में हमें इसको लिखना है। भूमिका: हमारे संचार, कनेक्ट और जानकारी साझा करने के तरीके में फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने क्रांति ला दी है। वे वर्चुअल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं, जहां उपयोगकर्ता प्रोफाइल बना सकते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं और समान रुचियों वाले नए लोगों से मिल सकते हैं। हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदय ने असंख्य सुरक्षा निहितार्थ सामने ला दिए हैं। अब हम सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका के बारे में समझेंगे। साइबर बुलिंग और उत्पीड़न, ट्रोलिंग और मॉर्फिंग, भागीदारी में असमानता, गोपनीयता का उल्लंघन होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सुरक्षा निहितार्थ। नंबर 1, साइबर बुलिंग और उत्पीड़न। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों का अक्सर साइबर बुलिंग और उत्पीड़न के लिए दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा है पहचान, आइडेंटिटी की चोरी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने पहचान की चोरी का खतरा बढ़ा दिया है।
तीसरा है गलत सूचना का प्रसार। व्हाट्सएप और फेसबुक गलत सूचना फैलाने के माध्यम बन गए हैं। चौथा है मैलवेयर और फिशिंग हमले। इंस्टाग्राम जैसी साइटों को फिशिंग और मैलवेयर हमलों के लिए लक्षित किया गया है। डेटा गोपनीयता का उल्लंघन। उपयोगकर्ता डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक जैसी कंपनियों की आलोचना की गई है। छठा है अवैध गतिविधियों के लिए मंच। कुछ इंटरनेट प्लेटफार्मों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जो व्यापक सुरक्षा चिंताएं प्रस्तुत करता है। सातवां है आतंकवादी समूहों द्वारा दुरुपयोग। चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती और अपनी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए एसएनएस का उपयोग किया गया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि सोशल नेटवर्किंग साइटों ने संचार और सामाजिक संपर्क को बदल दिया है, तथापि उन्होंने महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियां भी पेश की हैं। जागरूकता, मजबूत गोपनीयता नीतियां और सक्रिय डिजिटल साक्षरता इन जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध के अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूपरेखा कीजिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। समकालीन समय में युद्ध अब पारंपरिक युद्ध के मैदान, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मैदान तक ही सीमित नहीं है। युद्ध के चौथे मोर्चे के रूप में डिजिटल क्षेत्र उभरा है। एक ऐसा डोमेन जहां राष्ट्र साइबर वार में संलग्न होते हैं। यह शब्द एक राष्ट्र राज्य द्वारा दूसरे के खिलाफ डिजिटल हमलों के रणनीतिक उपयोग को संदर्भित करता है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर सिस्टम, डाटा और नेटवर्क को बाधित करने, नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का इरादा रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सैन्य क्षमताओं को काफ़ी नुकसान होता है। अब हम पारंपरिक युद्ध की तुलना में साइबर युद्ध की विशिष्ट विशेषताएं। नंबर 1, पता लगाना कठिन है, हमले में आसानी, हमले की कम लागत होती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के लिए साइबर खतरा संवेदनशील। नंबर 1, डेटा का उल्लंघन। भारत में सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघनों के खतरे बढ़ गए हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे साइबर हमलों के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं। तीसरा है साइबर जासूसी। भारत कई राज्य प्रायोजित साइबर जासूसी हमलों का निशाना रहा है। चौथा है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमले। भारत में ये हमले अधिक परिष्कृत और व्यापक होते जा रहे हैं। पांचवा है साइबर आतंकवाद। आतंकी संगठनों के लिए दुष्प्रचार फैलाने और हमलों को अंजाम देने का डिजिटल स्पेस एक नया माध्यम बन गया है। अब हम भारत की रणनीतिक तैयारी की स्थिति के बारे में समझेंगे। नीति और नियामक ढांचा। दूसरा है शैक्षिक और परिचालन क्षमताएं बढ़ानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि भारत ने अपनी साइबर युद्ध तैयारियों को मजबूत करने में प्रगति की है, तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधनों के निर्माण में अधिक मजबूत प्रौद्योगिकी, अद्यतन नियमों और अधिक निवेश की आवश्यकता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से
संबंधित है। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरणपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए बनी 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू न करने से भारत में वामपंथी उग्रवाद के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब हम मुख्य भाग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान। नंबर 1, राज्यपाल की रिपोर्ट और विवेकाधीन शक्तियाँ। राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों में कानून लागू करने की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं और उन्हें ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। दूसरा है जनजाति सलाहकार परिषद। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना आवश्यक है। तीसरा है भूमि हस्तांतरण पर रोक। 5वीं अनुसूची आदिवासी समुदाय की सहमति के बिना आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाती है। गैर कार्यान्वयन के प्रभाव। आर्थिक अलगाव। उचित विकास कार्यक्रमों की कमी के कारण कार्यान्वयन न होने से अक्सर आर्थिक अलगाव होता है। दूसरा है भूमि हस्तांतरण। सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने में विफलता के कारण आदिवासियों को उनकी भूमि से अलग कर दिया गया है। तीसरा है सांस्कृतिक अलगाव। जनजाति संस्कृति की अपर्याप्त मान्यता और संरक्षण से हाशिए पर धकेला जा सकता है। राजनीतिक अलगाव। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 जैसे प्रावधानों के खराब कार्यान्वयन से राजनीतिक रूप से असशक्तिकरण हो सकता है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू न करने से अनजाने में अलगाव और हाशिए की स्थितियों को बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद के उदय में योगदान दिया है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए इन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करना जनजातीय आबादी के लिए आर्थिक विकास, भूमि सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रित सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसी जुड़ी है। 200 शब्दों में हमें इसको लिखना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। कई दक्षिण एशियाई देशों और म्यांमार के साथ अपनी विशाल और पोरस सीमाओं के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा आंतरिक रूप से इसके सीमा प्रबंधन से जुड़ी हुई है। इन सीमाओं के समक्ष अपनी विविध स्थलाकृति और जनसांख्यिकी संरचना के कारण अद्वितीय चुनौतियां हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। सीमा प्रबंधन के साथ आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का जुड़ाव। नंबर 1, अवैध प्रवासन। भारत की खुली सीमाएं विशेष रूप से बांग्लादेश और नेपाल के साथ अवैध प्रवासन के माध्यम हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक तनाव और जनसांख्यिकी परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा है नशीली दवाओं की तस्करी। म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ सीमाएं मादक पदार्थों की तस्करी के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं। तीसरा है हथियारों की तस्करी। विशेष रूप से नेपाल और बांग्लादेश के साथ खुली सीमाएं अवैध हथियारों की तस्करी को बढ़ावा दे रही हैं। चौथा है सीमा पार आतंकवाद। पाकिस्तान और म्यांमार से लगी सीमाएं आतंकवादी संगठनों के लिए घुसपैठ का मार्ग रही हैं, जिससे लगातार आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पोरस सीमाएं, मानव तस्करी और नकली मुद्रा रैकेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को बढ़ावा देती हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सुवेद सीमाओं का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इन कमज़ोर सीमाओं को मजबूत करने और आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान, द्विपक्षीय सहयोग और सामुदायिक जुड़ाव को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।